नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तनीषा, आंचल, ललित, पंकज, अमर, जगमोहन, यश, चारू, चुटकी, रागिनी, ऋतिक, अमृता, अनिल, रागिनी, लवली, नीरज, उपासना, राहुल, पायल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों से अगला चैप्टर आपका है आज डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। उन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं और उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं कि आखिर डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी किसके बारे में बात करते हैं, ये सब प्यारे बच्चे हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आज दिवाली है। दिवाली आज नहीं है, दिवाली कल थी और दिवाली आपकी खत्म हो चुकी है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा छुट्टियां आपके लिए इस समय सही नहीं है। कारण है कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप 5-6 दिन आराम से घर पे बैठो और आप 5-6 दिन आराम से जो है फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करते रहो, क्योंकि फेस्टिवल हर साल आएंगे। ठीक है, हर साल आपको फेस्टिवल मिलेंगे, लेकिन ये जो उम्र होती है ना बेटा, ये आपकी समय के साथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। फेस्टिवल आपने एंजॉय किया होगा, आपको छुट्टी दी गई थी, इसलिए कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी आपकी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। और आपकी क्लास का जो आपका चैप्टर है आज क्या है, वो है मैम डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक मिनट दीजिएगा हेडिंग बेटा जी, डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और बेटा जी मैं अब बाद में आपका डीपीएसपी ही बोलूंगी, तो आप बार बार मत पूछना कि फुल फॉर्म क्या होती है डीपीएसपी की। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो जो डीपीएसपी हैं, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं बेटा, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि संविधान के पार्ट या भाग आपके 4 में हैं। ठीक है, और बेटा जी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनके बारे में प्रावधान किया गया है। 36 से लेकर प्यारे बच्चे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनके बारे में क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है। यानी आपके संविधान में बताया गया है कि जो डीपीएसपी है वो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके डीपीएसपी जो है उनका प्रावधान संविधान में है। फिर बात आती है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि जो डीपीएसपी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कहां से लिए गए हैं, तो बेटा जी इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा आपको मैं ये बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन पीडीएफ में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो टेकन फ्रॉम क्या है, ये टेकन फ्रॉम मैम आयरलैंड, टेकन फ्रॉम आयरलैंड, टेकन फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी क्या है, तो आप कहेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका क्या मतलब है मैम? आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डीपीएसपी ऐसी बातें करेंगे जिनसे से अधिक लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर हो, यानी ऐसी सुविधाएं आपको दी जाएंगी इनके द्वारा जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके, जिन संसाधनों का प्रयोग कर सके और उसके बाद अपना विकास कर सके। जब आप डीपीएसपी के आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आपको यह लगेगा कि ये तो व्यक्तियों के लिए ही है, लेकिन इसमें और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस होता है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में अंतर भी होता है। जैसे मौलिक अधिकार आपके मूल अधिकार हैं जो डायरेक्टली आपको संविधान ने दिए हैं। आप कहोगे डीपीएसपी भी तो संविधान ने दिए हैं, डीपीएसपी भी तो मैम हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, जी हां, लेकिन डीपीएसपी एक डायरेक्शंस हैं, एक निर्देश हैं, ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं। आप कहोगे राज्य क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था प्यारे बच्चे कि राज्य की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में है वही सेम डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपकी आर्टिकल 36 में भी है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मतलब होता है कि मैम ज्यादा से ज्यादा लोगों का जब विकास हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास होगा, लोगों में समानता आएगी, भेदभाव खत्म होगा, तब जाकर ये कल्याणकारी राज्य हमारे यहां पर स्थापित होगा। तो ये क्या कल्याणकारी राज्य आपके यहां है? नहीं मैम। हमारे यहां समानता है? नहीं है। हमारे यहां डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ है, अभी भी है। क्या हमारे यहां अमीर और गरीब नहीं है? अभी भी है। तो आपकी सरकारों को इन डीपीएसपी के द्वारा संविधान ने ये निर्देश दिए हैं, ये डायरेक्शंस दिए हैं कि भैया ऐसा काम करो जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो ये तो हो गई आपको समझाने वाली बात। अब कहां से शुरू होते हैं डीपीएसपी? तो डीपीएसपी शुरू होते हैं मैम आर्टिकल 36 से, जिसमें क्या दिया गया है? जिसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा, जिसमें दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं, तो दोबारा मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया था, सेम वही डेफिनेशन होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई है। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है? हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वाद योग्य नहीं है, आपने बताया नहीं। बेटा पेशेंस रखो, सब बताया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तभी मैं आपको सब पढ़ा पाऊंगी और तभी आप सब पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 मैंने आपको बताया, यहां पे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। देखो लिखा है भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, तो यही इसका लक्ष्य है, यही इसका उद्देश्य है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली आर्टिकल 37, जो बहुत देर से बच्चे यहां पर पूछ रहे हैं। बेटा आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्लास के एंड में पूछा करें, ठीक है। आप ओटीआर का मैसेज कर रहे हैं, आप यहां पे बैचेस के मैसेज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर क्लास में हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप खुद सोच के देखिए एक बार, तो फिर मैं आपको कब पढ़ाऊंगी? कब पढ़ाऊंगी आप खुद सोचिए, है ना। फिर आप कहते हो कि मैम जैसे मैं आपको समझाती भी हूं ना, तो आप उस चीज को कहते हो कि आप गुस्सा कर रहे हो। नहीं, अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं यहां पे लगभग 1,500, 2,000, 2,500 बच्चा लाइव होता है, इसका मतलब इतने ही कमेंट्स भी होते हैं, तो क्या सबके कमेंट्स का आंसर कर पाना पॉसिबल है? आपको लगता है कि 1 घंटे में हम पढ़ भी लेंगे, मैम हमारे कमेंट्स भी पढ़ लेंगी, या मैम हमसे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस यही करते हो, जबकि टेलीग्राम ग्रुप आपका यहां पे दिया हुआ है। आपके मैसेज का रिप्लाई ना करो तो आप टीचर को बोलते हो टीचर में एटीट्यूड है। बेटा वो एटीट्यूड आपके लिए है, क्योंकि अगर मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी कि मैं पूरे टाइम आपकी कमेंट पढ़ती रहूंगी, फिर मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, है ना। तो नहीं है ना पॉसिबल। तो इसीलिए लास्ट में आपको ओटीआर से रिलेटेड कोई कमेंट है, आपकी हिस्ट्री कब शुरू होगी, या जो भी आपके एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कमेंट्स हैं, तो आप 1 घंटे की क्लास के बाद इंतजार किया करो कि मैं एंड में आपकी प्रॉब्लम्स ले लूंगी, पर बीच में नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 37, देखो इसमें क्या कहा गया है। इस भाग में मतलब पार्ट 4 में,
इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका क्या मतलब है मैम? आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके जो मैंने पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट्स, है ना, अगर इनका उल्लंघन होता है, इनका वायलेशन होता है, मतलब आपसे कोई इनको छीनता है, तो बताओ बेटा आप क्या करोगे? आप क्या करोगे ये बताओ मुझे, बताओ जल्दी से बच्चे, कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, या सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है कि आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, तो आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे कि मेरा मौलिक अधिकार, जैसे आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी को है, अब वो कुछ लोगों से छीन लिया जाए और कहा जाए कि ये लोग नहीं पढ़ाई कर सकते, बाकी लोग करेंगे, तो आप क्या करोगे? मैम हम कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट हम क्यों जाएंगे? क्योंकि कोर्ट उनको लागू करेगा। हम क्या करेंगे मैम? अगर ऐसा होगा तो या तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर मैम हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि न्यायालय द्वारा इनको लागू किया जा सकता है, यानी कि इनको क्या किया जा सकता है? एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। किसको? फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन बेटा जी अगर डीपीएसपी हैं, अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और इसमें से अगर कोई भी आपका डीपीएसपी आपको नहीं दिया जाता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप क्या नहीं कर सकते? मतलब डीपीएसपी जो हैं वो एनफोर्स्ड नहीं कराए जा सकते। एनफोर्स्ड मतलब लागू नहीं करवाए जा सकते। कहां से? आप कहोगे कोर्ट से, न्यायालय से। जैसे आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधा कोर्ट चले जाते हो, डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप कोर्ट से इनको लागू नहीं करवा सकते। ये सरकार की मर्जी होती है कि वो आपको दे या ना दे, यह आपको ध्यान रखना है बेटा। तो आर्टिकल 37 ये साफ कहता है कि आप डीपीएसपी को, आप जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, जबकि आप फंडामेंटल राइट्स को करवा सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं? ये न्यायिक होते हैं, यानी कि जस्टिएबल होते हैं। लेकिन आपके जो डीपीएसपी होते हैं ये गैर न्यायिक होते हैं, यानी नॉन जस्टिएबल होते हैं। इनको कोर्ट जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। नॉन जस्टिएबल, क्योंकि ये तो डायरेक्शंस हैं, ये तो निर्देश हैं कि सरकार को बोला गया है कि भैया ऐसा करो। अब सरकार की मर्जी है कि वो करे या ना करे, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये साफ इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे। तो यह आर्टिकल 37 सिंपल कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी डीपीएसपी का वायलेशन होने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, इस चीज को और डिफाइन किया जो मैंने बोला है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 37 में ही है। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि जब सरकारें काम करती हैं तो उनको ध्यान रखना है डीपीएसपी को। जैसे आप कहोगे कैसे? जैसे वृद्धा पेंशन योजना, जैसे कि मैम अगर हम बात करें यहां पर तो आपकी उज्ज्वला योजना, ये सब स्कीम्स कौन लाता है? सरकार। किसके कहने पर? संविधान के कहने पर। ठीक है, बिट्टू कह रहे हैं फिर कैसे लागू होगा? सरकार लागू करेगी ना बिट्टू। आप यहां सरकार, जो डीपीएसपी हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार उनके, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो सरकार उनके खिलाफ कानून नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें साफ बोला गया है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो तुरंत कोर्ट उसको जो है लागू करेगा। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। आशीष कुमार कह रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। बेटा स्लो पढ़ा रही हूं तो बच्चों को समझ में आ नहीं रहा है। आप कह रहे हो फास्ट पढ़ाओ।
तो यहां पे बोल रहा है कोर्ट लागू नहीं करेगा, बल्कि सरकार को यह ध्यान रखना है कि जब वो लॉ बनाए, नीतियां बनाए, कानून बनाए, तो इनको ध्यान में रख के बनाए। तो सरकार ध्यान रखती है। आप कहोगे कैसे रखती है सरकार ध्यान? अभी आ जाओ, अभी आ जाओ यहां पे दोबारा से, ठीक है, अभी आ जाओ यहां पे दोबारा से। देखो यहां पे क्या लिखा है, आ जाइए यहां पर। सबसे पहले पढ़ो आर्टिकल 38 का 1 या 38। अब इतना बड़ा हम पढ़ेंगे मैम, ये तो इतना बड़ा है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल 38 को रटना नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है इस तरीके से इसको बताने वाली हूं कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 38 एक्चुअली बेटा बात करता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। और कल्याणकारी राज्य कब स्थापित होगा बेटा? ये कब स्थापित होगा? तो आप कहोगे मैम कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति को, जब यहां पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और मैम राजनीतिक न्याय मिलेगा। तब जाकर हम कहेंगे कि हमारे यहां पर जो है कल्याणकारी राज्य है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर सबका कल्याण होता है। तो आप कहोगे कि सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, ये सब मैंने आपको कहां पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। देखते हैं कितने बच्चे मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो बस इतना याद करना है। यानी लोगों का कल्याण कब होगा? जब समाज में समानता होगी, अमीर और गरीब में भेदभाव खत्म होगा, राजनीतिक पावर्स जो हैं वो आपके हर व्यक्ति को लेने का अधिकार होगा। जैसे हर व्यक्ति चुनाव लड़ पाए, हर व्यक्ति जो है आपका वोट दे पाए, तो वोट, राइट ऑफ वोट तो सबको है, लेकिन राजनीति में इलेक्शन लड़ना ये सबके पास नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है। बहुत बढ़िया मैम, आपने ये सब प्रीएम्बल में पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं शेड्यूल्स में पढ़ाया था, बिल्कुल सही है, मैंने इसको प्रीएम्बल में आपको पढ़ाया था। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रस्तावना के जो चीजें हैं वो आपको डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में और मौलिक कर्तव्यों में देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए अब एक बार पढ़ लेते हैं पीडीएफ से। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित हो सके। भाई कल्याण कब होगा? जब समानता होगी, और हमारे यहां समानता अभी है नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 38 आपका ये है, आपको रटने की जरूरत नहीं। 37 और समझा दो एक बार। आर्टिकल 37 में सीधा लिखना है कि जो डीपीएसपी हैं, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इन्हें मैम हम न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते। हम जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जाते हैं, डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड विकास मैम, तीनों न्याय रशिया से लिए गए हैं, वेरी गुड बेटा। लेकिन हम न्यायालय से भले लागू ना करवाएं, लेकिन सरकार को ध्यान रखना है कि सरकार इनको लागू करने का प्रयास करे, क्योंकि बेटा जी डायरेक्शंस जो होते हैं, निर्देश जो होते हैं, उन्हें आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो, लेकिन उसके साथ फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करना है। मैं आपको डेली डायरेक्शंस देती हूं, सारे डायरेक्शंस मानते हो? नहीं। मैं डेली आपको बोलती हूं कि कमेंट मत करो, क्या आप मान जाते हो? नहीं। तो यही डीपीएसपी के मामले में है, ठीक है। अब आइए 39 का डी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 39 के बाकी पढ़ाए नहीं आपने और आप डी पढ़ाने लगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 39 में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्मॉल वाला, और एक है 39 का कैपिटल ए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही आपको याद रख लेंगे तो ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और सारे आप याद नहीं रख सकते।
ठीक है, आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है। 39 का आपको याद रखना है क्या है, स्मॉल डी, और स्मॉल का मतलब क्या है कि ये मूल संविधान में है। और बड़ा प्यारा आर्टिकल है, देखो क्या कह रहा है, राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आर्टिकल 39 का डी, चाहे भैया मेल हो चाहे मैम फीमेल हो, अगर इन दोनों का समान कार्य है तो इन दोनों को समान वेतन भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ज्यादा और महिलाओं को कम। तो आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, अब मान लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो लड़के लड़कियां दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों की जब जॉब लगेगी तो क्या अलग अलग सैलरी मिलेगी? नहीं मैम, सेम सैलरी मिलेगी, चाहे वो कोई भी जॉब हो गवर्नमेंट की। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि फीमेल और मेल या फिर एक्सपीरियंस के बेस पर आपका जो है सैलरी अलग हो सकती है, लेकिन आपकी एक साथ ज्वाइनिंग है, सेम पोस्ट पर ज्वाइनिंग है, तो फीमेल और मेल दोनों को सेम पे मिलता है या सेम सैलरी मिलती है, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू एवरी सिटीजन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप करो। ये है 39 का डी। अब इसमें एक आर्टिकल और है बेटा जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 39 का कैपिटल ए, कैपिटल है, इसका मतलब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसका मतलब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा, लिखिए पहले, एड ऑन किया गया है इसको। एड ऑन का मतलब होता है जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। सीए का मतलब है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है, और इसमें कहा गया है समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, लिखेगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को न्याय का अधिकार होता है, हर एक व्यक्ति को जस्टिस पाने का अधिकार होता है। तो यहां पे कहा गया, जैसे मान लीजिए भाई अगर हम यहां पर बात करते हैं कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो बहुत गरीब है और उस पे कोई भी ऐसा केस चल रहा है जिसके लिए उसे एक वकील की जरूरत है, क्योंकि अगर उसे वकील नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि उसके बाद में यहां पर उसके साथ जो है जस्टिस ना हो पाए, न्याय ना हो पाए। तो यहां पे बोला गया है कि उसको क्या किया जाएगा, सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और वो सरकारी वकील उसके बचाव के लिए केस लड़ेगा। तो समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता ये आपके किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 के ए में, ताकि गरीब व्यक्तियों को भी क्या मिल सके, न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, इसलिए इस आर्टिकल को जोड़ा गया है। 44 नहीं होगा विपुल अधिकारी, 42 होगा। चेक करें, आप तुरंत चेक कर लिया करो ना, आप कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने यहां लिखा, आपके पास फोन हमेशा रहता है, तुरंत जाकर चेक कर लो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये है 39 का ए आपका। और अब हम चलते हैं आर्टिकल 40 पे। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है, बहुत अच्छी सी बात कहता है, इतना बड़ा रटने की जरूरत ही नहीं है। इसमें केवल बोला गया है कि भैया आपकी सरकारों को क्या करना है, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन करना है, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स।
पंचायतों का गठन करना है मैम, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स। गठन करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए, किसको डायरेक्शन दिए गए हैं? राज्यों को। राज्य का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, ये सब आपको आता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि पंचायतों का गठन करने के लिए क्यों कहा गया? ताकि गांव का भी विकास हो सके, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी विकास किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। 39 में पहली लाइन देखो, जी बताइए क्या गलत है? निशा मेहरा बताइए क्या गलत है? बेटा ये तो बताइए जल्दी से, क्या गलत है? ये 42 के द्वारा ही जोड़ा गया है। प्लीज आप इसको चेक कर लें, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? विकास सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं आपको, और 35 में आपको पढ़ा चुकी हूं 17 के साथ, जाके देखिए एक बार क्लास। सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं आपको। आगे चलें, चलो। पंचायतों का गठन करने के लिए कहा गया था, तो अगर हम पंचायतों का गठन करने के लिए कहा गया तो क्या सरकार ने किया? क्या मैम सरकार ने इस डीपीएसपी को एग्जीक्यूट किया? क्योंकि इसमें डायरेक्शंस दिए गए थे। क्या सरकार ने लागू किया? हां बेटा, जब इसमें पंचायतों का गठन करने की बात की गई तो आपकी सरकार ने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन किया 1992 में, और बेटा जी इस संशोधन को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में यह संशोधन लागू किया, और इस संशोधन को करके बेटा जी आपके संविधान के पार्ट, या आप कह सकते हो कि भाग 9 में पंचायतों को सरकार ने रख दिया कि गांव में पंचायत होंगी। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए। आर्टिकल 243 से 243 का कैपिटल ओ, और यहां रख दिया गया आपकी पंचायत को, मतलब आर्टिकल 40 पर सरकार ने काम किया। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक आपकी अनुसूची भी है, इसमें 11वीं अनुसूची जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, 11th शेड्यूल, इसको भी संशोधन बाय द अमेंडमेंट ऐड किया गया, और यह भी पंचायत से संबंधित थी, जिसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। यानी सरकार डीपीएसपी पर काम कर रही है, सरकार हर डीपीएसपी पर काम कर रही है, कोई ऐसा डीपीएसपी नहीं है जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है। तो पंचायतों का गठन करने के लिए किसमें कहा गया? 40 में, लेकिन पंचायतों का गठन कहां पर है? तो आप कहोगे कि मैम पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 के ओ तक पंचायतों को संविधान के अंदर रखा गया आर्टिकल 40 के कहने पर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूं कि पंचायतों का गठन करने का डायरेक्शन किसमें है? 40 में, लेकिन पंचायतों का गठन किसमें किया गया है? यहां पर किस संशोधन के द्वारा? इसके द्वारा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आर्टिकल 40 के बाद देखेंगे आर्टिकल 41, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना।
बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पॉलिटी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि तुम्हें पूरे जीवन के बारे में बता देगा। देखो यहां, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। इसका क्या मतलब है मैम? आखिर ये क्या कहना चाहता है मैम? आर्टिकल नंबर 41 कह रहा है कि हमारे यहां पर जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके पास जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उन्हें एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन मिलना चाहिए। मैं अगेन रिपीट करती हूं, शॉर्ट में लिखती हूं। आर्टिकल 41 कह रहा है कि अगर कोई भी नागरिक जो है उसके पास योग्यता है तो उसकी योग्यता के हिसाब से उसे शिक्षा मिलनी चाहिए और उसे रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, शिक्षा और रोजगार उसे मिलनी चाहिए। तो सरकार कैसे हेल्प करती है? जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको पता है ना सरकार आपको क्या देती है पढ़ने के लिए? बताओ जल्दी से। सरकार आपको पैसा देती है, आपकी पूरी एजुकेशन का खर्चा उठाती है। एम्प्लॉयमेंट देती है, बिल्कुल आपके लिए सरकारी नौकरी निकालती है। और जब आप एलिजिबल होते हैं तभी उस फॉर्म को आप भर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेकारी क्या होता है मैम? बेकारी किसको बोलते हैं? बेकारी बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी जब किसी व्यक्ति के पास काम नहीं होता। बेकारी, तो बेकारी में सरकार ने क्या किया है इसके लिए? मैम मनरेगा लेकर आई है। क्या लेकर आई है बेटा जी? स्कॉलरशिप देती है। बिल्कुल, स्कॉलरशिप के रूप में आपकी इकोनॉमिक तरीके से हेल्प करती है सरकार, क्योंकि आपके पास योग्यता है, आप पढ़ सकते हो, इसलिए सरकार आपको पैसा देती है। ठीक है, और प्यारे बच्चे, बेकार जब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, गांव में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जब खेती बाड़ी, भाई फसल बोई जाती है, फिर फसल बोने से लेकर कटने तक के बीच में समय होता है, तो उस समय व्यक्ति क्या करे? भाई वो तो बेकार हो चुका है, या तो वो घर छोड़ के चला जाए और बाहर जाकर काम करे। तो सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने मनरेगा को लेकर आ गई। ओल्ड एज, ओल्ड पर्संस के लिए क्या किया है? वृद्धा पेंशन योजना लेकर आ गई। ठीक है, बीमारी होती है तो कैसे मदद करते हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स ओपन हो गए मैम, सब तो कर रही है सरकार। तो सब इस पे ही है कि मैम जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बुढ़ापा होता है, बीमारी होती है, हम कैपेबल नहीं होते हैं, तो सरकार ने हर किसी के लिए स्कीम्स बनाई हैं, हर किसी के लिए योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, आगे आइए। आर्टिकल 42 ये क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो, इसके शब्द बहुत प्यारे हैं। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मैम टफ है लैंग्वेज, आ जाओ इजी करते हैं। कह रहा है कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति बेचारा, अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है आपकी सरकारों से कि इस व्यक्ति को आपको कैसा काम देना है? आपको इस व्यक्ति को ऐसा काम देना है कि जिस व्यक्ति को ये क्या कर सके कि इस व्यक्ति का जो काम हो वो इसकी अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से हो, इसके अनुकूल, सॉरी ऐसे लिखो कि इस व्यक्ति के अनुकूल हो, व्यक्ति के अनुकूल, और मैम इसकी दशाओं को ध्यान में रखकर दिया जाए। अब ये दशाएं क्या होती हैं? कंडीशंस। दशाओं को ध्यान में रखा जाए। और अगर ये फीमेल है, अगर ये महिला है, तो मैम जब ये प्रेग्नेंट हो तो इसको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए। अगर ये महिला है तो इसको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए। इसी को कहते हैं प्रसूति सहायता। एक मिनट, मैटरनिटी रिलीफ, इसी को कहते हैं प्रसूति सहायता। अब मैं आपको समझाती हूं आपकी भाषा में। मान लो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो क्या वो महिला उसी तरीके से काम कर सकती है जैसे कि वो एकदम जो है विदाउट प्रेगनेंसी करती थी?
क्या उसकी बॉडी में चेंजेस नहीं होंगे? या फिर कोई व्यक्ति है जो आपका अस्थमा का पेशेंट है, क्या आप उसे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करवा सकते हो? क्या आप उसे धुएं के उसमें काम करवा सकते हो? नहीं मैम, आप नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि मैम उसकी जो यहां पे कंडीशंस हैं, वो उसके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो यहां पे बढ़ जाते हैं। तो व्यक्ति जो महिला है वो समय पर काम नहीं कर सकती, इसलिए सरकार उसे मैटरनिटी लीव देती है। और व्यक्तियों की दशाओं को देखा जाता है। जैसे तुम्हारा अब एग्जाम है, तुम क्वालिफाई करोगे तो फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। क्यों होगा? कि क्या तुम उस काम को, उस ड्यूटी को करने के लिए कैपेबल हो। पता चल रहा है कोई अस्थमा का पेशेंट भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहा है और वो भाग रहा है, बेचारे की डेथ हो गई, तो नहीं लेगी ना आपको सरकार, क्योंकि आप उस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं हो। भाई मेरी आंखों पे चश्मा है, अब मुझे पुलिस में भर्ती किया जाए तो मैं गोली नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि मुझे बिना चश्मे के दिखता ही नहीं। तो क्या मुझे यहां पर ये वाली जॉब दी जाएगी, या मुझे किसी मिलिट्री में जॉब दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं हूं उस जॉब के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर व्यक्ति की परिस्थितियों को देखकर ही जॉब दी जाती है। तो यही बस आर्टिकल 42 कह रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है ना, इस पे मत हंसना, ये बहुत अच्छे से बनाती हूं मैं। अगर फीमेल है और वो मैटरनिटी रिलीफ की उसे जरूरत है तो सरकार को देनी होती है, सरकार देती भी है। सरकार ने प्रावधान, इवन अब तो प्राइवेट ऑफिस में भी ये प्रोविजंस हैं। तो व्यक्ति की परिस्थितियों को देखना है कि वो किस काम को कर सकता है और किस काम को नहीं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। समझ आ गया? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से स्माइल के साथ। अब आ जाओ आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है। राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेगा। पूरा रटने की जरूरत ही नहीं है, केवल यहां पे लिख लो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन को कहते हैं एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्रीज। लिख लीजिएगा, एनकरेज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। और किस आधार पे? सहकारिता क्या होता है वो भी समझाऊंगी। जैसे आपने देखा होगा यहां पे क्यों बोला जा रहा है ऐसा करने के लिए, इसलिए बोला जा रहा है ताकि लोगों को जहां वो रहते हैं वहीं पर काम मिल सके। आपने देखा होगा कि लोग गांव छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं, किसकी तलाश में? काम की तलाश में, ताकि उन्हें काम मिल सके। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं मैम कि यहां पर ऐसे काम अगर होंगे छोटे छोटे तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा गांव के अंदर। जैसे बेटा जी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ठीक है, डेयरी का काम कर लेना आप, और घर में चूड़ियां बनाना जिन्हें आप बेंगल्स कहते हो। तो कुटीर होता है छोटे छोटे उद्योग। इशू समझ तो लो बेटा, मैं समझाई तो रही हूं कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। छोटे छोटे उद्योग, अचार बनाना, पापड़ बनाना, चूड़ियां बनाना, बिंदियां बनाना। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैम जैसे लोग गांव में मिलकर डेयरी खोल लेते हैं तो इससे क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो, क्योंकि गांव में छोटे छोटे उद्योगों से लोगों का रोजगार चलता है। इनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब सहकारिता क्या होता है मैम? सहकारी मतलब किसको कहते हैं? कोऑपरेटिव बेसिस किसको कहते हैं? जैसे मान लो पापड़ बनाने का काम बड़े लेवल पे करना है तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। अचार बनाने की कोई फैक्ट्री खोल दो, वहां पे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो सहकारिता मतलब इकट्ठे होकर किसी काम को करना। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 43। लेकिन इस आर्टिकल 43 में और भी बातें की गई हैं, जैसे प्यारे बच्चे, और ये कुटीर उद्योग स्पेशली कहां पर बात की गई है? गांव में, इन विलेजेस, ताकि गांव में लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, आगे देखिए
आर्टिकल 43 का ए, अब कैपिटल ए लिखा है तो मैम इसे एड ऑन किया गया है किस संशोधन के द्वारा? अगेन 42वां संविधान संशोधन 1976, अगेन 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है उद्योग प्रबंधन में, उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, कर्मकारों की भागीदारी। अभी समझाऊंगी बेटा, पहले मुझे लिखने दीजिए। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यानी यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि अगर किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाना है, उसे सफल बनाना है, तो मान लीजिए कि ये एक कंपनी है, इस कंपनी में सबसे टॉप पर मैम फाउंडर होता है, उसके नीचे मैम कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उसके नीचे कुछ लोग, उसके नीचे कुछ लोग, उसके नीचे कुछ लोग, इस तरीके से एक हायरार्की सिस्टम बनता है। तो ये कह रहा है आर्टिकल कि इन लोगों को यहां तक जो डिसीजंस होते हैं, जो अपर लेवल पर डिसीजंस होते हैं, उनमें भागीदारी लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप सबसे निचले स्तर के एम्प्लॉय की भागीदारी भी कराते हो अपने मैनेजमेंट में, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इसका ही भाग हूं, और वो यहां पर क्या करता है, यहां पे बहुत अच्छे से अपने काम को करता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि मेरी भी पूंछ यहां पर होती है, मुझे भी पूछा जाता है। तो केवल ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा, ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल आप पढ़ो मत, ये रिकॉर्डेड क्लास है। नाम नहीं लूंगी, तुम कितनी कोशिश कर लो, अब करो तुम हरकतें, है ना, फिर मैं भी तो हरकतें करती हूं, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही बनना पड़ता है। तो बस इतनी बात है। तो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इससे एम्प्लॉय अपना काम समझ के उसको करता है। आगे आइए, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका एग्जाम्पल हो सकता है डेयरी उद्योग। देखो आर्टिकल 43 का बी, क्या पहले मैं देख लूं मैंने लिखा हुआ है? जी हां, 43 का बी तो मैंने लिखा हुआ है, ये रहा 43 का बी, तो कैपिटल बी है, तो इसका मतलब मैम इसे भी एड ऑन किया गया है। जी हां, एड ऑन किया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, 57वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन के लिए काम करेगा। मतलब सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देगी, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जब बढ़ावा देगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर एक काम को शुरू करते हैं और उस काम से फिर बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उससे मैम रोजगार मिलता है। और इस सहकारी समितियों का एग्जाम्पल क्या है? डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्रीज इसका एग्जाम्पल है। यानी सहकारी समितियां आप उनको कह सकते हैं कि जब कुछ लोगों का समूह आर्थिक आधार पे एक दूसरे के साथ जुड़ता है। बातचीत करने के लिए ग्रुप नहीं बनता, पैसा कमाने के लिए जब ग्रुप बनता है तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको कहते हैं सहकारी समितियां। तो इनका गठन कैसे किया जाएगा, इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, ये सब प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है। तो ये 43 के बी में है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कहां थी? आर्टिकल 19 में भी मैंने तुम्हें बताया था, बताओ कहां पे थी? 19 के किस आर्टिकल में थी?
ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखना है। 97 57वां ही तो बोलेंगे, 97 सॉरी 97 रितु सॉरी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको एड ऑन किया गया है 2011 में इस आर्टिकल को। यहां लिखा हुआ भी अगली स्लाइड पे मैंने 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्मॉल ए नहीं आएगा बेटा जी, कैपिटल ए वो बी सॉरी कैप, अच्छा उसका बता रहे हो 19 का। कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब रिवीजन तो मैम चल ही नहीं रहा। रिवीजन तो चल ही नहीं रहा हमारा। नाइनटीन के 1 के सी में है, जिसमें मैंने बताया था संघ संगठन और सहकारी समितियां। 19 के 1 के बी में तो शांतिपूर्ण सम्मेलन है। आ जाइए आगे, रिवीजन कर लो बेटा, भला हो जाएगा तुम्हारा। आगे आइए, आर्टिकल 44 बहुत प्यारा आर्टिकल है, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बहुत चर्चा में था, जिसे हम कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका क्या मतलब है मैम? तो आप कहोगे बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड मैम समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। सुनो, आपको मैं ये बता देना चाहूंगी, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, चलो, और एक व्यक्ति ये है। अब ध्यान से सुनना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अब इसने भी मर्डर किया है और मैम इसने भी मर्डर किया है, और दोनों ही मैम हत्यारे हैं। दोनों की कंडीशन भी एक है, इनका शौक है मर्डर करना। इन्होंने कोई सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं किया है। 57 नहीं होगा, 97 होगा रितु, 97, 57 नहीं 97। अब ध्यान से सुनो यहां पर। तो अब मुझे यह बताओ कि दोनों की कंडीशन सेम है, मर्डर है, तो बताओ दोनों को समान सजा होगी, हां या ना? जल्दी बताओ, जल्दी से, हां या ना बेटा, यस या नो, जल्दी बताओ। हां या ना? जी मैम। तो ये कैसा अपराध है मैम? हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्रिमिनल हैं और दोनों को यहां पर सजा दी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इन अपराधों में दोनों को मैम सजा दी जाएगी और एक जैसी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ने सेम अपराध यहां पर कर लिया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये कैसा मामला था मैम? हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ने आपराधिक मामले में यहां पर क्या किया था, क्रिमिनल लॉस के तहत अपराध किया था। ये कैसे मामले थे? क्रिमिनल मैटर्स। तो इनमें क्या है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको समान सजा। लेकिन अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछती हूं, एक यहां पर आपके यहां होते हैं सिविल केसेस, सिविल मैटर्स, जिन्हें हम कहते हैं सिविल मामले। सिविल मामले जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें मैम विवाह से संबंधित मैटर्स आते हैं, जैसे डाइवोर्स केसेस हो गए, दहेज प्रथा वगैरह के जो केस हो गए, है ना, ये यहां पर आते हैं सिविल मैटर्स में। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे गोद लेना है, किसी बच्चे को गोद लेना है, तो उससे रिलेटेड एक्सेट्रा। अब आपको समझाने वाली चीज क्या है, ये आखिर क्या कहता है? देखो, ये कहता है, मान लो 4 कार्टून बनाने पड़ेंगे, तो जल्दी जल्दी बनाऊंगी।
ये दोनों मुस्लिम पति पत्नी हैं, मुस्लिम पति पत्नी, और ये दोनों हिंदू पति पत्नी हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां पर अगर क्रिमिनल केस होगा समान सजा, लेकिन अब मैं यहां पे तुमसे पूछूं सिविल मैटर्स में, मान लीजिए कि इन दोनों को, ये देखो ये दोनों आपस में डाइवोर्स ले रहे हैं और ये दोनों भी आपस में डाइवोर्स ले रहे हैं, तो आपके जो हिंदू दंपत्ति है ये मान लीजिए पत्नी है और यहां पर ये पत्नी है, तो जब इनका डाइवोर्स होगा तो क्या ये इससे एलिमनी की डिमांड कर सकती है? क्या ये अपने पति से पैसा मांग सकती है, अपने महीने का खर्चा? हां या ना बोलो जल्दी से, मांग सकती है कि नहीं? और अगर इनके केस में बात करें तो यहां पर ये पैसा मांग सकती है, मतलब महीने का खर्चा, या नहीं? बताओ जल्दी से। मैम ये मांग सकती है, हां, लेकिन ये नहीं मांग सकती। इनमें जब डाइवोर्स होगा तो जितना शादी में खर्चा हुआ है केवल पति उतना देगा और बात खत्म। क्या यहां पर 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता था? नहीं, पर यहां हो जाता था, पर अब नहीं होता, क्योंकि 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या किया? प्रतिबंध लगाया, बोला भैया ये तो गलत है। तो अब यहां पे ये कहना चाहता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जिस तरीके से आपराधिक मामलों में समान कानून है तो यहां पर समान कानून क्यों नहीं है? यहां भी समान कानून लाओ, यहां पर भी इक्वल लॉ लेके आओ। जैसे क्रिमिनल मैटर्स में हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, इसी तरीके से सिविल मैटर्स में भी मत देखो, यूसीसी को लागू करो। तो बेटा जी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां कहां लागू है? मैम ये केवल गोवा में लागू है और उसके बाद उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो कोर्ट कह रहा है कि इसको बाकी सब जगह लागू करो। अब उत्तराखंड और गोवा में दोनों बराबर हैं, उत्तराखंड और गोवा में यहां भी खर्चा मांग सकते हैं, यहां भी खर्चा मांग सकते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं। क्यों भैया? जब तुम आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में नहीं देख रहे तो अब क्यों देख रहे हो? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को एक करो, अलग अलग क्यों? क्योंकि जब एक मुस्लिम महिला का तलाक होता है और उसके पास बच्चे हैं तो उसको भी गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है हिंदू महिला की तरह। यह कानून बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? इक्वल करो इन लॉस को। जब यहां पर एक शादी करने का अधिकार है तो यहां क्यों कितनी भी कर लो? करो, सबको एक लॉ एक करो। और ये अब आप यहां पे ध्यान रखना कि ये मेरी बात नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 3 तलाक का जब मैटर्स आया और महिलाओं का शोषण हुआ तो महिलाओं ने कंप्लेन की, महिलाओं ने कंप्लेन की तो कोर्ट ने अपना डिसीजन भी सुनाया। तो जब आपने वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखा तो आप यहां क्यों देख रहे हो? आप हर लॉ को एक करो, इक्वल करो, सबको बराबर अधिकार दो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जिस तरीके से क्रिमिनल मैटर्स में एक लॉ है, सिविल मैटर्स में भी एक लॉ बनाओ, एक कानून बनाओ, इसमें भी धर्म मत देखो। इक्वल लॉ की बात कर रहा है सिविल केसेस में, बस इतना है। बच्चा रटता रहता है यूसीसी यूसीसी, उसे पता ही नहीं चलता। आगे आ जाइए, आर्टिकल 46 मत रटो, मुझे रटवाना ही नहीं है। इसमें कह रहा है आर्टिकल 47 में, सॉरी 46 पढ़ेंगे अभी तो हम। इसमें क्या कह रहा है? रटना नहीं है किसी भी आर्टिकल को। आर्टिकल 46 सबसे पहले तो इसमें बात की जा रही है वीकर सेक्शंस की, और वीकर सेक्शंस का मतलब क्या होता है? आपका कमजोर वर्ग। और कमजोर वर्ग में कौन कौन आता है आपके यहां पर वीकर सेक्शंस में? कौन कौन आता है कमजोर वर्ग में? तो मैम एससी और एसटी आते हैं।
एससी और एसटी आते हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि भैया सरकारों का यह कर्तव्य है कि इनको शिक्षा दें, इनको एजुकेशन दें, इनको इनकी योग्यता के हिसाब से इनको भी रोजगार मिले, इनको एम्प्लॉयमेंट दो। ठीक है, सामाजिक अन्याय जो इनके साथ होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है, उस पर रोक लगाओ। सामाजिक अन्याय इनके साथ नहीं होना चाहिए, सामाजिक अन्याय ना हो। जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में इनके साथ होता है उसको रोकना सरकार का काम है, इसको रोकें। और साथ साथ आपको क्या करनी है, इनकी शोषण से सुरक्षा, इनको एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है, इनकी सुरक्षा करनी है। और इसके लिए सरकार ने एससी एसटी एक्ट बनाए हैं। अच्छा 45 नहीं कराया, ठीक है अभी करा दूंगी, गलती से रह गया होगा, करा दूंगी कोई बात नहीं, अभी करा दूंगी बेटा, सॉरी। ठीक है 45 अभी करा दूंगी, बस 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, गलती से रह गया है 45, मैं अभी करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका किस में कहा गया है मैम, आर्टिकल 46 में एससी और एसटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं कि जो भी कमजोर वर्ग है, स्पेशली फॉर एससी एंड एसटी, उनको एजुकेशन दो, उनको मतलब रोजगार दो, उनको सामाजिक अन्याय से सुरक्षा दो, और साथ साथ यहां पर शोषण से सुरक्षा दो। ये सब किसका काम है, ये सब मैम सरकार का काम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैम आपने 45 नहीं कराया, आ जाओ बेटा 45 कर लेते हैं। आर्टिकल 45 में कहा गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल यानी कि केयर करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब राज्य देखता है क्या, बिल्कुल देखता है। बच्चा जब पैदा होता है सरकारी अस्पताल में सुविधाएं दी गई हैं, लड़की होने पर पैसा भी मिलता है। ठीक है, आपको इंजेक्शंस फ्री में मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज फ्री में मिलती हैं, माता और बच्चों को खाने पीने के लिए मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल करना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार देखभाल कर रही है तो हम बच्चे पैदा करते चले जाएं। अच्छा स्टैटिक जीके की क्लास है, ओके सॉरी, ठीक है सॉरी बेटा। तो ये अब आपका कल हम पढ़ेंगे 47 से, कल क्लास होगी तो बिल्कुल होगी। ठीक है, तो कल हम 47 से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड स्टैटिक जीके की क्लास है या नहीं है पहले ये बताओ, तुम झूठ भी तो बहुत बोलते हो। 1 मिनट रुक जाओ वरना मैं इसको पूरा करूंगी, मुझे चेक करने दो एक बार। ना झूठ बोलते हो तुम, तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए तबीयत से। अभी पता चल जाएगा, मैं चेक कर लेती हूं ना। और अगर नहीं हुई बेटा आज, चलो है तुम्हारी क्लास। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। नहीं है तुम्हारी क्लास, रुको, 22 तारीख को है तुम्हारी क्लास, तुम्हारी पिटाई करूंगी मैं, रुक जाओ अभी, अभी तुम्हारी पिटाई करूंगी मैं। क्लास नहीं है, 22 तारीख को तुम्हारी लाइव होगी क्लास, आज नहीं है तुम्हारी क्लास, कल होगी। अब तुम्हारी कुटाई होगी, अब रुक जाओ तुम। चलो इसको पढ़ लो अब पूरा, इतने अच्छे से समझा रही हूं उसके बाद भी 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने में तुम्हें आफत आ जाती है। अभी रुक जाओ तुम, कहां है डंडा, कहां रुको डंडा, आज तुम्हारा ऑनलाइन डंडे का इंतजाम करना पड़ेगा, तुम्हें कूटना पड़ेगा आज। तो 47 में क्या है देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। भैया आर्टिकल 47 क्या कह रहा है मैम, ये कह रहा है कि शराब मत पियो, ये कह रहा है कि सिगरेट मत पियो, ये कह रहा है कि गुटखा मत खाओ,
ये कह रहा है कि तंबाकू मत खाओ, मतलब ऐसे पदार्थों का सेवन मत करो जो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन मैम, शराबी को शराब पिए बिना नींद नहीं आती, सिगरेट पिए बिना जो है मैम उसकी आंख नहीं खुलती, गुटखा खाए बिना जो है मुंह से आवाज नहीं आती, है ना। उसके बाद चाहे लीवर खराब हो, फेफड़े खराब हो, पर हमें मना किया जा रहा है। सरकार लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इनका सेवन कर रहे हैं। अब आप कहोगे सरकार बैन क्यों नहीं लगा रही, सरकार क्यों लगाएगी, सरकार को टैक्स मिल रहा है, तुम्हारा लीवर और फेफड़ा खराब हो रहा है तो सरकार क्या करे। सरकार तो कह रही है मैं इतना बड़ा पैकेट बनाती हूं, इतने बड़े बड़े पे लिखती हूं कि यह पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर आप तो इसको पीते हो, तो मैं क्यों बंद करूं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यह मना कर रहा है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन हम तो करते हैं। बस यही है आर्टिकल 47 कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों का तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा आर्टिकल था और इस तरह की वैसे भी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 48। भैया मैं इसे आपको आराम से समझाऊंगी, देखो लिख के समझाऊंगी थोड़ा शॉर्ट में। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया जो कृषि है यानी एग्रीकल्चर, और जो पशुपालन है यानी एनिमल हस्बेंड्री, आप अपने गांव में, जो गांव में अधिकतर लोग रहते हैं सब पशु पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो आपका आर्टिकल 48 कह रहा है कि इन दोनों में आप क्या करो, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करो, यानी साइंटिफिक अप्रोच लगाओ। क्यों लगाना है मैम, क्या होगा इससे, इससे क्या फायदा होगा कि भैया एक तो यहां पे कह रहा है कि इसको आपको क्या बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, और आप वैज्ञानिक बनाओगे और साथ साथ इसको आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है। भाई आपको साइंटिफिक अप्रोच का यूज करना है खेती में कि भाई कौन सी फसल किस तरीके से उगानी है, किस मिट्टी में उगानी है, कौन से खाद्य पदार्थ का यूज करना है। जो ड्रोन्स आज के समय पे चल रहे हैं वो मिट्टी की चेकिंग के लिए चल रहे हैं। तो सरकारों को डायरेक्शन दे रहा है ये कि एग्रीकल्चर और पशुपालन को बढ़ावा दो, और बढ़ावा कब मिलेगा, जब ये मॉडर्न बनेंगे, जब ये आधुनिक बनेंगे, जब ये साइंटिफिक यहां पर बनेंगे। और आपके यहां पे किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल किया जा रहा है। आपके बहुत सारे पोर्टल काम कर रहे हैं इसमें, ड्रोन्स के थ्रू मिट्टी का जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिट्टी किस तरह की है, कहां पे कौन सी फसलें हो सकती हैं, कौन से खाद्य पदार्थ यूज होने चाहिए, कौन से बीज यूज होने चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये बताना किसका कर्तव्य है, सरकार का। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि और जब पशुपालन को बढ़ावा देना है तो आप क्या करते हो, आप कर देते हो दुधारू पशुओं की हत्या। दुधारू पशु किसे कहते हैं, मिल्च एनिमल्स, दुधारू पशुओं की हत्या। कह रहा है कि यह आपको नहीं करना है, यह नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करते हो तो यह गलत है। क्या मैम इसको एग्जीक्यूट किया गया है, जी हां। आप अगर गाय की हत्या करते हो तो आप पे केस हो सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो इसमें किस किस की बात की जा रही है, कृषि की, पशुपालन की और दुधारू पशुओं की। दुधारू पशु जो दूध देते हैं, क्या कुछ अलग लिखा है आर्टिकल में, बिल्कुल नहीं। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों की संरक्षण और सुधार के लिए उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। बस यही है, और यही मैंने तुम्हें यहां बताया आर्टिकल 48 में। अब 48 के ए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट की बात है, उसमें मैम पर्यावरण की बात की गई है। लिखिएगा
आर्टिकल 48 का ए, कैपिटल ए आ गया मतलब एड ऑन हुआ होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसमें लिखा है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड वाइल्ड लाइफ, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा क्यों करनी है? क्योंकि हम जब एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो मैम ओजोन लेयर जो है वो पतली हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहां पर। तो आपके पर्यावरण की सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है? सरकार का, लेकिन सरकार के साथ बेटा हमारा भी। ये आप कर्तव्य में भी पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार आपको बोल रही है पॉलिथीन मत जलाओ, हम जला रहे हैं, पराली मत जलाओ, हम जला रहे हैं। सरकार हमें कह रही है कि प्रदूषण वाली जो चीजें हैं, आप गांव में चूल्हे मत जलाओ, जला रहे हैं। तो पॉल्यूशन तो हम ही पैदा कर रहे हैं ना, और पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं तो एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन इतनी बढ़ा रहे हैं कि जो है वनों को काटना पड़ रहा है, वन कट रहे हैं तो वन्य जीव जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, यानी पूरे एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार का साथ हमें देना पड़ेगा। सरकार ने तरह तरह के कानून बना रखे हैं। हम क्या करते हैं? नदियों में जाके कूड़ा फेंक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 49, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, ध्यान से सुनो। राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, इनकी क्या करेगा? इनकी मैम सुरक्षा करेगा। जैसे मैम क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आ जाओ। एग्जाम्पल हो सकता है ताजमहल, एग्जाम्पल हो सकता है लाल किला, एग्जाम्पल हो सकता है शीश महल, एग्जाम्पल हो सकता है इंडिया गेट। बहुत सारे आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि इनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। सरकारें क्या करती हैं? समय समय पर इनकी रिपेयरिंग कराती हैं। जैसे बीच में ताजमहल का कलर पीला पड़ गया था, और जब पीला पड़ गया था तो सरकार ने उस पर काम किया, उसको दोबारा से व्हाइट कराया। ठीक है, अब हम सरकार का साथ नहीं देते इसमें। कैसे? हम कहीं भी जाते हैं कूड़ा फेंक देते हैं। हम और तो छोड़ो, इनकी दीवारों पर दिल बना देते हैं, तीर निकाल देते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं। ऐसा करने से क्या तुम्हें जिसे तुम पाना चाहते हो वो मिल जाएगा? नहीं, बस सरकार का तुमने खर्चा बढ़ा दिया। और सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार टैक्स लेगी और तुमसे लेगी, हमसे लेगी। और ऐसा करने से और तो और हद तो तब हो जाती है, पेड़ों पे दिल बना देते हैं खोद खोद के। तो हम क्या कर रहे हैं? ये सब गलत कर रहे हैं मैम, ये गलत है ना। बिल्कुल गोल घर हो गया, बिल्कुल सही है राम दुलारी जी, है ना। तो हम ये सब करते हैं जाकर। जब चिप्स का पैकेट खाया वहीं फेंक दिया, लिखा है फूल तोड़ना मना है, तब तो हम जरूर तोड़ेंगे, तो हम फूल तोड़ने लग जाएंगे। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो 49 आर्टिकल यही कह रहा है कि भैया इन सब की सुरक्षा कौन करेगा? आपका सरकार करेगी। लेकिन सरकार जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, जो निर्देश दे रही है, उनको तो फॉलो हमें ही करना है ना। हाँ, आशिक बनाया आपने, हाँ यही सब करना तुम, आशिक बनाया आपने। चलो आगे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 50 बिल्कुल नहीं रटना, क्योंकि दो ही बात कह रहा है।
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, भैया सेपरेट रखो दोनों को। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक घर में दो सौतन नहीं रह सकती, ऐसे ही न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ नहीं रह सकती। क्यों मैम? क्योंकि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाएंगी तो जो बचा कुचा भ्रष्टाचार है ना, मतलब सॉरी, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत इंसाफ है वो भी खत्म हो जाएगा और पूरा भ्रष्टाचार फैल जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से इसलिए दूर रखा जाता है ताकि न्यायपालिका न्याय जो है वो आपका अच्छे से कर सके, क्योंकि अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो न्यायपालिका अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस पर कार्यपालिका के लोग प्रेशर बनाएंगे, जजमेंट चेंज करवाएंगे। तो आप ध्यान रखना, मैम आर्टिकल 50 में एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, दो तलवारें न्यायपालिका कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब। ठीक है, आगे आ जाइए। लास्ट आर्टिकल आज की क्लास का, आर्टिकल 51। इसमें क्या है मैम? दो शब्द लिख लो, फॉरेन पॉलिसी, शॉर्ट में विदेश नीति। फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। अमेरिका से भारत के कैसे संबंध होंगे, आपके रूस से कैसे संबंध होंगे, पाकिस्तान से झगड़ों को कैसे सुलझाया जाएगा, चाइना से होने वाले विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा, किस देश से अच्छे रिश्ते रखे जाएंगे, किस देश से बदला लिया जाएगा, सब किसका पार्ट है? 51 का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है रशिया गए हैं, अमेरिका गए, राष्ट्रपति गए, क्यों? ताकि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकें। किसी देश से झगड़ा होने पर, विवाद होने पर कैसे सुलझाएं? आर्टिकल 51, यानी विदेश नीति है इसमें पूरी, कि विदेशों के साथ भारत के संबंध किस तरीके के होंगे, आर्टिकल 51 में बेटा जी बताया गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चुटकी कह रही है न्यायपालिका में क्या आता है? न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आते हैं चुटकी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके कर्तव्य। अभी तक तो सरकार के कर्तव्य पढ़े हैं, कुछ तुम्हारे भी कर्तव्य हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और बेटा आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूं जल्दी, ठीक है? कल तुम्हारी स्टैटिक जीके की क्लास है, 1 घंटे होगी। अगर 23 को क्लास नहीं हुई तो जिस दिन क्लास नहीं होगी स्टैटिक जीके की, उस दिन आप ये सोच के आया करो क्लास में कि आज आपकी क्लास लंबी होगी, क्योंकि मैं जब सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, सुमनप्रीत कौर बेटा प्लीज फोकस रखा करो क्लास में। छूट गया था आपका आर्टिकल 45, लेकिन लिख दिया उसके बाद। ये देखो बेटा, ये रहा 45। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो।